वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम चलते हैं क्लास 10 के साइंस की ओर। क्लास 10 के साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बनिक रसायन। आज हम उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहती है या फिर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर नहीं हो पाता है तो आप उसके लिए कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारे स्पेशल बैच में पूछ सकते हैं। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हैं तो आपका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर नहीं हो पाता है, जिसकी समस्या आपके मन में बनी रहती है। अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, इसके लिए आप फ्यूचर जोन एकेडमी पर एक वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़े। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं आपको उस क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं जो आपका 7 नंबर में अक्सर आता रहता है। तो वो क्वेश्चन है आपका एथेनोइक अम्ल। तो शुरू करते हैं आज इसको। तो चैप्टर तो आपका चल रहा है कार्बन और उसके यौगिक। तो आप उसके यौगिकों के बारे में फिलहाल बात कर रहे हैं। तो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था क्या, एथेनॉल, एथिल एल्कोहल। तो आज यहां पर पढ़ते हैं आप एथेनोइक अम्ल। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर एथेनोलिक अम्ल के बारे में बात करनी है तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को अच्छे से कवर करिएगा। ये आपका 7 नंबर में क्वेश्चन आता रहता है। तो मैं आपको बताऊं एथेनोइक अम्ल, इसका जो रासायनिक नाम है, वो आपका एथेनोइक अम्ल ही है, जिसको हम IUPAC नाम भी कहते हैं। वो क्या है, एथेनोइक अम्ल ही है। क्लियर। दूसरी बात, अगर इसके हम सूत्र की बात करें तो सूत्र इसका कितना होता है, CH3COOH होता है। क्या होता है, CH3COOH होता है। क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें, यानी इसकी संरचना कैसी होती है, तो संरचना के लिए आप ऐसे ऐसे करके कार्बन बना लीजिएगा, ऐसे करके बना लीजिएगा। अब यहाँ पर आपका एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर आपकी एक हाइड्रोजन, सॉरी ये तो आपके कार्बन के तो पूरे कंप्लीट हो गए, और यहाँ पर आपकी 3 हाइड्रोजन लगी रहती हैं। यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं होता है। तो CH3COOH क्लियर हो गया है। ये भी आपका क्लियर हो गया, संरचना भी आपको मालूम हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी वैसे ही बात करते हैं। मैं आपको बताऊं एथेनोइक अम्ल को सिरके के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सिरके के नाम से जाना जाता है। क्लियर। और ध्यान दीजिए आप लोग, ज्यादातर जो इसका प्रयोग होता है वो सिरके के रूप में ही किया जाता है। और आप लोग याद रखना, इसको अगर हम ठंडी जलवायु में देखें तो ये ठंडी जलवायु में जम जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शनल में आता रहता है कि जैसे ठंडी या शीत ऋतु में क्या होता है, ये जम जाता है और बर्फ जैसा बन जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसकी निर्माण विधि के बारे में। आप इसका निर्माण कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग याद रखिए, अगर आपको क्या करना है, एसिटिक अम्ल बनाना है तो आप इसको एथिल अल्कोहल से बना सकते हैं। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला CH3CH2OH होता है। आप क्या करिए, इसका ऑक्सीकरण कर दीजिएगा। ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में, KMNO4 की उपस्थिति में। तो ऑक्सीकरण होने के बाद आपका सीधा बनेगा CH3COOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा। और ये रिएक्शन आपकी ऑक्सीकरण यानी आपकी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। और आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाएगी और आपकी हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, तो यहाँ पर प्लस आपका H2O भी बनेगा। ओके, आप ये रिएक्शन याद रखना, इसके द्वारा हम इसका निर्माण कर सकते हैं। वैसे इस रिएक्शन के बारे में अगर हम डीपली जाएं तो पहले से ऑक्सीकरण करके एल्डिहाइड बनता है, फिर उसका ऑक्सीकरण करके फिर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। क्लियर। आइए हम सामान्य गुणों के बारे में बात करते हैं। सामान्य गुण ध्यान से देखिए आप लोग, अगर इसके सामान्य गुणों के बारे में बात करी जाए तो पहला गुण, यानी हम भौतिक गुणों के बारे में बात करते हैं, फिर हम इसके रासायनिक गुणों के बारे में बात करते हैं। तो भौतिक गुणों में देखते हैं, पहले आप लोग याद रखना, जो आपका एथेनोइक अम्ल होता है वो आपका दुर्बल अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है। पहला क्लियर हो गया है कि आपका जो एथेनोइक अम्ल होता है वो कैसा होता है, दुर्बल अम्ल होता है। दूसरी बात, आप ये बात याद रखना, इसका जो पीएच मान होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अधिक होता है, यानी HCl से इसका पीएच मान क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, अधिक होता है। क्लियर। ये भी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
तीसरे पॉइंट पर चलिए, इसका अगर गलनांक देखा जाए तो इसका गलनांक 290 केल्विन होता है। ये इसका क्या होता है, गलनांक होता है। आप कम से कम 3 पॉइंट याद रखिएगा, और 3 पॉइंट अगर आपके क्लियर हो गए हैं तो आप लोग भौतिक गुण में लिख सकते हैं। मैं आपको 4 पॉइंट बता रहा हूं, तो चौथा पॉइंट ध्यान रखिए, जो आपके अचार वगैरह होते हैं, जो आप घर में अचार डालते हैं, उनके परिरक्षक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। परिरक्षक मतलब लंबे समय तक किसी पदार्थ को बचाकर रखना, यानी सड़ने गलने से रोक कर रखना, तो उसमें भी हम सिरके का उपयोग करते हैं, एथेनॉइक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रासायनिक गुण। आइए रासायनिक गुणों के बारे में बात करते हैं। रासायनिक गुणों में भी आपको कम से कम 3 पॉइंट बताने हैं। अगर आप 3 पॉइंट बता देते हैं तो आपका लगभग रासायनिक गुण भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम एस्टरीकरण की बात करते हैं। एस्टरीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है एस्टर का निर्माण करना। तो जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH की अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेंगे, किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, अल्कोहल के CH3CH2OH के साथ अभिक्रिया करेंगे, अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेंगे, और वो भी किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका हमेशा एस्टर बनेगा, यानी CH3COO C2H5 बनेगा, और प्लस आपका क्या बनेगा, जल बनेगा H2O। याद रखना ये आपका एथेनोइक अम्ल है और ये आपका अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है। तो आपको क्या होगा, ये O इसके अंदर से बाहर निकल कर H बन जाए, H2O बन जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ जिनकी समझ में थोड़ी कम अभिक्रिया आती हैं, वो इनको डायरेक्टली रटने का प्रयास करें, क्योंकि क्या होते हैं, वे पीछे से वीक होते हैं अभिक्रिया याद करने में। तो शुरू में अब जब आप 2-4 बार अभिक्रिया को रट लेंगे तो उसके बाद आपके ये अच्छे से कवर हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा किसका फॉर्मूला होता है, तो इसके बाद आपको आसानी से समझ आने लगेंगी। आगे बढ़ते हैं अक्षार के साथ अभिक्रिया। जब आप इसके अक्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो आपके एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्केन बनते हैं। तो मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको। आप क्या करना, CH3COOH लेना और प्लस इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा देना, तो आपका बन जाएगा CH3COONA, और प्लस आपका बन जाएगा H2O। यह अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, इसको हम बोलते हैं सोडियम एसिटेट। इसके साथ अगर दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दी जाए तो आपका क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। तो मैं आपको कराकर दिखाता हूँ। CH3COONA लेना, प्लस आप इसके साथ अभिक्रिया किसी करा देना NaOH की, तो आपका बन जाएगा CH4, और प्लस आपका बन जाएगा CO2, या फिर आपका Na2CO3 बन जाएगा। तो आपका इस प्रकार ये बन जाएगा। वैसे अभिक्रिया आपको यहीं तक देनी होती है, आपका यहीं पर काम खत्म हो जाता है। अक्सार के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एसिटेट भी बनता है, और फाइनली अगर आप बाद में अभिक्रिया करा देते हैं तो आपका बन जाएगा क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कार्बोनेट से अभिक्रिया। जब आप कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो याद रखना, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका याद रखना, ये कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके आपका लवण बनाएगा, एसिटेट बनाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, CH3COOH अगर आपने इसके साथ अभिक्रिया करा दी Na2CO3 की, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा दी, तो आपका बन जाएगा CH3COONA, सोडियम एसिटेट बन गया, और साथ में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, और प्लस आपका जल निकलेगा। तो आप यहां पर कह सकते हैं ये आपका एसिटेट बनाएगा। क्या बनाएगा, एसिटेट। इस प्रकार आप तीनों पॉइंट समझ गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो बच्चे आपके कमजोर हैं, जो मतलब रिएक्शन में थोड़ा मतलब क्या होते हैं, वीक होते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, वो इनको रटिएगा, और रटने के बाद दिमाग में सेटल कर लीजिएगा, क्योंकि आपका 7 नंबर का क्वेश्चन अक्सर करके आता रहता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपयोग। इसके कहां कहां पर उपयोग किए जाते हैं, तो उपयोग भी आप अच्छे से कवर करिएगा। देखिए, एक तो होता है कृत्रिम सिरका बनाने में, आप याद रखना, कृत्रिम सिरका बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा आपको बताऊं तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में ये उपयोग आप हर पदार्थ में लिख सकते हैं। तो तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा आपका होगा रबड़ बनाने में। याद रखना, रबड़ बनाने में भी इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। और चौथा आप लोग याद रखिए, रंगीन पदार्थों को करने में, यानी जो भी पदार्थ होते हैं उनका रंग बनाने में, कागज उद्योग में इनका उपयोग किया जा सकता है। आप कम से कम 3 उपयोग तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एल्कोहल और एथेनोइक अम्ल में अंतर। आप कैसे कैसे याद करेंगे कि आपका एथेनोइक अम्ल में क्या क्या अंतर होता है।
आप 3 पॉइंट इसमें भी याद कर लीजिएगा, कम से कम कितने पॉइंट याद कर लीजिएगा, 3। तो देखिए आप लोग, मैं यहाँ पर आपका CH3CH2OH कर लेता हूँ एल्कोहल, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ CH3COOH यानी एथिल एल्कोहल लिख, सॉरी एथेनोइक अम्ल लिख लेता हूँ। यहाँ पर पहले मैं बात करता हूँ लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर क्या करेगा, ये जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है ये आपका ना तो अम्लीय होता है ना ही अक्षारीय होता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं होगा, यानी नो चेंज होगा, यानी कुछ नहीं होगा। ये आपका क्या होता है, अम्लीय होता है, तो इसीलिए क्या होगा, लाल से नीला हो जाएगा, सॉरी नीले से लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीले से लाल हो जाएगा। क्लियर बात। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करें तो याद रखना इसमें से CO2 गैस बाहर निकलेगी और तेजी के साथ निकलेगी, और यहाँ पर आप क्या होगा, यहाँ पर भी CO2 गैस बाहर निकलेगी, बहुत तेजी के साथ बाहर निकलेगी। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो याद रखना तीसरे पॉइंट में क्या होगा, अगर हम धातु के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, और यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, यहाँ पर आपकी नहीं निकलेगी। क्लियर। यहाँ पर थोड़ा ऊपर देखिए आप, यहाँ पर CO2 गैस नहीं निकलेगी, यहाँ पर निकलेगी। कि आप ध्यान रखें, एथेनोइक अम्ल के साथ CO2 गैस बाहर निकलती है, यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती, यहाँ पर आपकी CO2 गैस नहीं निकलती, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर। ये आपके अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। तो जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, और उसमें आपका साबुन और अपमार्जक होगा, और मैं आपको बता दूं वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था, आपको यहाँ तक 7 नंबर के क्वेश्चन में लिखना ही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। और आप लोगों का अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट लूज रह जाता है या समझ नहीं आ पा रहा है तो आप हमें स्पेशल बैच में या फिर कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू।